नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है सिंगुलैरिटी। ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करना है। और ये जो आपका टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो 4th यूनिट है उसके अंदर आता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन करवाऊंगी, देन मैं आपको टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी करवाऊंगी और डेफिनेशन समझाने के साथ साथ मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन समझेंगे। तो देखिए, सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या बनती है। तो मान लीजिए आपको कोई भी एफ फंक्शन दे रखा है, देन हम इस एफ फंक्शन में एक जेड नोट पॉइंट को, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू में जेड नोट पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। अगर आपके पास ये जो जेड नोट है, इस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन एफ फंक्शन है वो एनालिटिक ना हो। क्या ना हो? एनालिटिक ना हो। यानी कि अगर हम किसी एफ फंक्शन में जेड इक्वल्स टू में जेड नोट पॉइंट को अगर हम सिंगुलर पॉइंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका एफ फंक्शन है वो इस जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास कोई एफ फंक्शन आपको गिवन है, देन जेड इज इक्वल्स टू में जेड नोट, आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर आपका जो फंक्शन गिवन होगा वो आपका डिफाइन नहीं होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां पर आपका जो फंक्शन है वो आपका जेड नोट, जैसे हम जेड नोट पॉइंट को ही सिंगुलर पॉइंट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है, एफ फंक्शन है, वो आपका एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है किस पर? जेड नोट पॉइंट पर। क्लियर है? तो अगर आपका कोई फंक्शन जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है तो वो आपका जेड नोट पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। अब एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाई थी कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। मैं आपको अगेन यहाँ पर बता देती हूँ। अगर हम एनालिटिक फंक्शन की बात करें तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक बनता है तो वो 3 कंडीशन को होल्ड करता है। फर्स्ट, वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। सेकंड, वो डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। देन थर्ड, आपके पास वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन अगर कोई फंक्शन ये 3 कंडीशन होल्ड कर देता है तो हम कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। क्लियर है? और अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता है तो वो जो पॉइंट है वो आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक एफ फंक्शन लिया और ये फंक्शन है आपका 2z अपॉन में z माइनस में 1। अब देखिए, यहां पर अगर मैं z की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, यहां पर 1 किसका काम कर रहा है? जेड नोट पॉइंट का। तो ये जो 1 है, जैसे ही हमने इस फंक्शन में 1 रखा तो ये जो फंक्शन है वो अपॉन में 0 देगा। इसका मतलब ये आपकी तो फंक्शन जो है ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर हम z इक्वल्स टू में 1 लेते हैं तो। इसका मतलब ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है, तो यहां पर z इक्वल्स टू 1 जो है ये आपका सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे या फिर आप उसको सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एफ बोलोगे। क्लियर है? देखिए, नोट्स में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या बनती है कि अ पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ। कि एक पॉइंट जेड नॉट पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंगुलैरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट को ही आप सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एफ बोलोगे अगर एफ इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट। यानी कि उस पर्टिकुलर जेड नॉट पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वो जो जेड नॉट पॉइंट है वो आपका सिंगुलर पॉइंट है। बिल्कुल सिंपल वे से ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड बन रहा है तो वो जो पॉइंट होगा वो आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया वही 2z अपॉन में z माइनस 1 है। अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 जो है वो आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन होती है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी का। जो टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी है यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अभी जो है वो मैं आपको हर एक डेफिनेशन के साथ जो है वो एक एक एमसीक्यू जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सिंगुलैरिटी की एमसीक्यू वीडियो आएगी जिसमें आप अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। क्लियर है? अभी देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी में आपके पास क्या आता है। जो टाइप्स है आपके पास सिंगुलैरिटी की वो 2 टाइप होती है। फर्स्ट है आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एंड सेकंड है आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्लियर है?
तो फर्स्ट है आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड सेकंड है आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब जो आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसके फर्दर यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपके पास रिमूवेबल एंड सेकंड है आपके पास पोल एंड थर्ड है आपके पास एसेंशियल। तो 3 टाइप यहाँ पर है आपके आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के। फर्स्ट है रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, सेकंड है आपके पास पोल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, थर्ड है आपके पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्लियर है। और आपके पास जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो इस टाइप से बनेगा, आपको कोई भी फंक्शन एफजेड फंक्शन आपको डिफाइन करके दे दिया जाएगा, देन आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप की सिंगुलैरिटी है। ऑप्शन में डाल दिया जाएगा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, पोल है, एसेंशियल है या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि आपका कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर जीरोज ऑफ द एफजेड फंक्शन। तो यहाँ पर आपको जीरोज को समझना है, जीरोज ऑफ एफजेड फंक्शन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एफ जेड फंक्शन जो है वो आपको डिफाइन है, कुछ भी आपको डिफाइन करके जो है वो एग्जाम में दे दिया जाएगा। देन एक पॉइंट जेड इक्वल्स टू में जेड नॉट पॉइंट को ही हम यहाँ पर जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड बोलेंगे, जीरोज ऑफ एफ या फिर जीरोज ऑफ फंक्शन एफ जेड बोलेंगे। अगर हम उस फंक्शन में ये पॉइंट रखते हैं तो आपके पास वैल्यू 0 आ जाए। जैसे कि हमने 9th क्लास में जैसे हमने किया हुआ है कि जैसे हम जीरोज कैसे निकालते, मान लीजिए x-5 आपको एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। देन जब हम यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर जब हम 5 रखते हैं, क्लियर है, जैसे ही हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है, यानी फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू दे देता है। तो ये जो 5 है ये आपका जीरोज ऑफ द फंक्शन है। और जब हम जीरोज निकालते हैं तो हम एग्जैक्टली क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम x 0 के इक्वल लेके चलते हैं। देन हम यहाँ पर x-5 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जीरोज निकालते हैं। तो आपको जो फंक्शन गिवन होता है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी वही आपका जीरोज ऑफ द फंक्शन होता है। यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी, मैं आपको नोट्स में दिखा देती हूँ। डेफिनेशन क्या बनेगी कि अ पॉइंट z इक्वल्स टू में z नॉट इज सेड टू बी जीरो ऑफ एफ जेड, कि एक पॉइंट z इक्वल्स टू में z नॉट को हम जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड बोलेंगे इफ f ऑफ z नॉट, यानी कि वो z नॉट पॉइंट जब हम फंक्शन में रखते हैं तो वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है z² माइनस में 4। अब हम यहाँ पर जीरोज निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि एफ जेड फंक्शन को हम 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो z² माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगे प्लस माइनस में 2। तो ये जो है वो आपके पास जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड निकालते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है ऑर्डर ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। आपके पास जो है वो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ जेड। अब ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ जेड जो है वो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी एफ जेड फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एफ जेड फंक्शन ले लिया z की पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस फंक्शन का ऑर्डर बताओ, तो इस फंक्शन का ऑर्डर आप किस तरीके से बताओगे। आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होगा। तो जीरो ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन को 0 पुट करोगे। अब यहाँ पर आपके पास जो है z की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये तो आपके पास जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड आ गया। अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एफ डैश जेड निकालना है। क्लियर है। आपको क्या करना है, एफ जेड यानी कि उसका डेरिवेटिव निकालना है, और जो भी डेरिवेटिव आपको डज नॉट इक्वल्स टू में 0 दे दे। जैसे मैंने यहाँ पर एफ डैश जेड निकाला तो मैं यहाँ पर एफ डैश जेड निकालूंगी तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 4z³ क्या बनेगा, ये 4z³ बनेगा। अब मैं यहाँ पर z इक्वल्स टू में जब 0 रखूंगी, क्योंकि आपके पास जो 0 आ गया, हम पहले 0 निकालेंगे। 0 निकालने के बाद हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। देन आपके पास जो जीरो ऑफ द फंक्शन है उसको आप उसमें पुट करोगे। अब जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर नहीं होगा। देन मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगी, तो सेकंड डेरिवेटिव करूंगी तो ये आपका क्या बनेगा, 12z²। तो यहाँ पर अब 12z² आया, इसका मतलब अब 12z² है। अब अगेन मैं यहाँ पर जीरो ऑफ द फंक्शन जो है वो यहाँ पर पुट करूंगी, यानी कि z की जगह पर मैं 0 पुट करूंगी तो ये अगेन आपका 0 बन जाएगा। देन मैं यहाँ पर इसका थर्ड डेरिवेटिव करूंगी। जब मैं यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव करूंगी तो ये आपका क्या बनेगा, 24z बनेगा। देन मैं यहाँ पर जीरो ऑफ द फंक्शन पुट करूंगी तो आपके पास ये अगेन 0 बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पर इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगी,
यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, इसका जो है मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। देन जैसे ही मैंने इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाला 24 आ गया, यानी कि आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो हो गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही हम जेड की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 24 ही आएगा, जो कि आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू में जीरो है। तो जो भी आपके पास ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होगा, जैसे यहाँ पर हमने फोर्थ डेरिवेटिव किया, तो ये जो फोर्थ डेरिवेटिव करने पर जैसे ही हमने इस फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर जेड इक्वल्स टू जीरो रखा, जो कि आपका जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड है, तो ये जो फंक्शन है वो आपकी वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो दे रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ये जो आपका एफ जेड फंक्शन दे रखा है, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ जेड जो होगा वो आपका 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो जिस भी नंबर ऑफ डेरिवेटिव पर आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वैल्यू आएगी, वो आपका ऑर्डर ऑफ द एफ जेड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ द एफ जेड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही सीधा जो है वो आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ क्या बनती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी ऑर्डर ऑफ जीरोज की। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एफ जेड फंक्शन बोला, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आपका जीरोज आएगा। क्लियर है? जीरोज आएगा, क्योंकि जीरोज हम एफ जेड फंक्शन का निकालते हैं, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ एफ जेड भी आप बोल सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पर जीरोज बनेगा। तो देखिए आपके पास ऑर्डर ऑफ जीरोज क्या होगा कि लेट जेड इक्वल्स टू में ए इज जीरो ऑफ एफ जेड, कि अगर आप पहले जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड निकालोगे, तो यहाँ पर हमने लेके चला कि जेड इक्वल्स टू में ए जो है ये आपका जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड है। जीरो को आप कैसे निकालते हो? आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर देना, देन आपके पास जो वैल्यू आएगी जेड की वो आपका जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड होगा, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू में जीरो। देन आपके पास यहाँ पर जैसे ही आपने उस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पुट किया, आपके पास जीरो आया। देन मान लीजिए आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर वो आपके पास जो है वो जीरो आया। इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर उसका डेरिवेटिव निकालोगे, उस जीरो को उसमें पुट करोगे और आपके पास जीरो आ रहा है, तो वो आपका ऑर्डर नहीं होगा। जिस भी नंबर ऑफ डेरिवेटिव पर आपके पास जीरोज रखने पर आपकी वैल्यू जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो जो ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का, वही ऑर्डर आपका ऑर्डर ऑफ द जीरोज कहलाएगा। क्लियर है? तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है कि एफ जेड फंक्शन हमें डिफाइन है z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर पहले तो आप इसका जीरोज निकालोगे, तो इसका जीरो जब आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर 1 आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जीरोज निकालने का, ये आप अपने दिमाग में सीधा भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसका जो जीरोज होगा वो आपके पास 1 होगा। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो हमने इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो आपके पास 2 इंटू जेड माइनस 1 बना। देन हम यहाँ पर जेड की जगह पर 1 रखेंगे, अगेन जीरो बन रहा है। देन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव जब हमने किया तो इसकी वैल्यू 2 आई। देन आप यहाँ पर 1 पुट करोगे, तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ आपका यहाँ पर जो है वो एक्स जेड है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कुछ भी रखो आपके पास 2 ही आएगा। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू आपके पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव किया तो आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वैल्यू आ रही है। तो ये आपका जीरोज ऑफ द ऑर्डर रहेगा, वो आपका 2 रहेगा। और z इक्वल्स टू 1 जो है ये आपका जीरो ऑफ द एफ जेड होगा। तो z इक्वल्स टू 1 जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2, जो कि किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जीरोज निकालने होते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो मैंने साइन जेड का एग्जांपल ले रखा है। ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको साइन जेड का जो है वो आपको जीरोज निकालना है। तो जब आप साइन जेड का जीरोज निकालोगे तो आप साइन जेड को जो है वो जीरो पुट करोगे, क्योंकि जो फंक्शन है उसको आपको जीरो पुट करना होता है। फंक्शन आपको साइन जेड दे रखा है तो आपने इसको जीरो पुट किया, तो साइन जेड जो है वो आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है साइन जेड अगर आपका जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर जेड की वैल्यू एन पाई होगी। ये कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में सीख रखा है। तो z इज इक्वल्स टू में n पाई होगा, जहां पर n है वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पर आप n की जैसे वैल्यू जो है वो वेरी करवाओगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी। तो हम फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं कि n की वैल्यू हमने 1 ली। तो जैसे ही हमने n की वैल्यू 1 ली, अब यहाँ पर n की वैल्यू जैसे जैसे आप वेरी करोगे तो ये आपके पास z की वैल्यू जो है यहाँ पर बनती जाएंगी। जैसे यहाँ पर z की वैल्यू जब आप n लोगे तो z इक्वल्स टू पाई बनेगा, जब आप 2 लोगे तो z इक्वल्स टू 2 पाई बनेगा, जब आप z की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पर 3 लोगे तो z की वैल्यू आपके पास 3 पाई बनेगा। यानी कि इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में वेरी करती जाएगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो भी आपके पास z इज इक्वल्स टू n पाई होंगे, ये सारी टाइप जो होगी वो आपके पास यहाँ पर जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 1 लिया। हम इन जनरल यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि n इक्वल्स टू हमने जैसे 1 लिया तो z इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर पाई बन जाएगा। अब हम यहाँ पर क्योंकि जो पाई है ये आपका जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड होगा, तो अब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने
फंक्शन में पाई पुट किया तो वैल्यू आपकी 0 आ रही है, इसका मतलब ये आपका ऑर्डर ऑफ द जीरोस नहीं बनेगा। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये मैंने सीधा ही जो है वो जीरोस पुट कर रखा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जैसे इसका आप एफ जेड फंक्शन आपको साइन जेड दे रखा है, देन आप एफ डैश जेड करोगे तो आपका साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस जेड होगा। उस कोस जेड में आप पाई पुट करोगे तो -1 वैल्यू आएगी, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब जेड इक्वल्स टू पाई इज 0 एफ जेड ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरीके से आपके पास जैसे आप यहाँ पर इंटीजर्स की वैल्यू वेरी करवाओगे तो सारी एन पाई की वैल्यू, जैसे जेड इक्वल्स टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से एन पाई तक आप यहाँ पर एन को इंटीजर्स में पुट करवाओगे तो ये आपके पास सारा जो है वो जीरोस बनेगा। लेकिन किस ऑर्डर का बनेगा, सारा ये आपका ऑर्डर 1 का बनेगा। और जब आपके पास ये ऑर्डर 1 का बनता है तो उसको हम सिंपल जीरो ऑफ एफ जेड बोलते हैं। ऑर्डर 1 बनता है तो वहां पर आपका सिंपल जीरो ऑफ एफ जेड बनता है। क्लियर है? तो मैंने आपको यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट था सिंगुलैरिटी का, उससे हटकर दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ जेड करवाया, देन सेकंड मैंने आपको ऑर्डर ऑफ जीरोस करवाया। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करने हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ऑर्डर ऑफ जीरोस से। क्लियर है? अब हम आते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पर, जो कि आपका टाइप्स ऑफ द सिंगुलैरिटी है। तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन समझेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि अ सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी आइसोलेटेड, कि एक सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट जो है उसी को हम आइसोलेटेड बोलेंगे if there is at least one deleted neighborhood exist throughout which f is analytic। ये क्या कहना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एफ जेड फंक्शन और इस एफ जेड फंक्शन में आपके पास जेड नॉट जो है ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर है? देन अगर हम इस सिंगुलर पॉइंट जेड नोट के ही नेबरहुड की अगर हम बात करें तो इसके नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि इसके नेबरहुड में इस जेड नोट पॉइंट को छोड़कर कोई भी आपके पास सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। बाकी हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर जेड नोट आपका सिंगुलर पॉइंट है तो इस जेड नोट के नेबरहुड में आपके पास कोई भी अनदर सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही जेड नोट जो है ये आपका सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, तो वहां पर आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। क्लियर है? इसके 3 टाइप है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल एंड एसेंशियल। ये हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी नॉन आइसोलेटेड, कि एक सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट को हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्स एटलीस्ट वन सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ। ये क्या कह रहा है कि हर एक डिलीटेड नेबरहुड जो होगा जेड नोट का, वो अगर अपने अंदर कंटेन करेगा अनदर जो सिंगुलर पॉइंट्स है उनको, तो वो आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बन जाएगा। सीधा बिल्कुल सिंपल वे से आप समझ सकते हैं कि जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं बनाता वो आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। क्लियर है? आइसोलेटेड में आपके पास क्या था कि जो जेड नोट का अगर हम नेबरहुड लेते हैं उसके अंदर जो है वो जेड नोट के अलावा कोई भी और अनदर जो है सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या कहती है कि जेड नोट का अगर हम नेबरहुड लेंगे तो उसके अंदर आपके अनदर जो सिंगुलर पॉइंट्स है वो भी आपके एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो नोट में आपको लोरेंट सीरीज दे रखी है। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की जो एमसीक्यू करेंगे तो वहां पर ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से करना है और यहाँ से सीधा भी इसकी सीरीज से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लोरेंट सीरीज में आपको लोरेंट सीरीज जो है वो समझना है कि क्या होता है। तो अब देखिए आपको लोरेंट सीरीज की डेफिनेशन आपको करवा देती हूँ क्या है कि सपोज अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये आपका एक सेंटर है, इस सेंटर से हमने एक सर्कल बनाया, देन हम इसी सेंटर से हमने दूसरा सर्कल बनाया अनदर रेडियस लेके। क्लियर है? सेम सेंटर से जब हम 2 सर्कल बनाते हैं वो आपके कंसेंट्रिक होते हैं। आप उसको हिंदी में सन केंद्रीय भी बोल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास R1 जो है वो रेडियस है और ये आपके पास R2 है। इसका मतलब R2 जो है वो आपके पास लेस देन है R1 से। क्लियर है? क्योंकि ये आपका छोटा सर्कल है और बाहर आपका बड़ा सर्कल है, तो R1 आपका बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए मैंने C1 आपका सर्कल लिया है और ये C2 सर्कल है। अब देखिए ये जो इनके बीच का जो पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन आपका कहलाता है एनुलस। क्या कहलाता है? एनुलस कहलाता है।
क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम कोई z पॉइंट लेते हैं एनालस में, जैसे कि ये आपका दोनों सर्कल के बीच का जो ये पाथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, एनालस कहते हैं। इसी के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है z। क्लियर है, ये z पॉइंट है जो है वो आपका एनालस के अंदर है। देन आपके पास जो fz है, fz जो है ये सीरीज आपकी बनाएगा कि समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a की पावर n प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस n। ये जो सीरीज है ये आपको एग्जैक्ट याद रख लेनी है। और आप इस सीरीज को ऐसे याद रख सकते हो कि समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, देन सेकंड जो समेशन होगा वो 1 से स्टार्ट होगा तो n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर an होगा, यहाँ पर bn होगा, यहाँ पर z माइनस a आपका यहाँ पर सेंटर होगा तो z माइनस a की पावर n, और यहाँ पर bn के साथ z माइनस a की पावर माइनस n होगा। क्लियर है। ये जो आपके पास कोफिशिएंट है an और bn, इसको भी आप देख लीजिए। ये वैसे आपका यहाँ पर यूज नहीं होगा, लेकिन आप जो है वो आपकी जानकारी के लिए जो है वो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि क्या पता सीधा ही जो है वो an और bn की वैल्यू जो है वो पूछ ले जाए। तो an होगा आपके पास 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c1 ft अपॉन में t माइनस a की पावर n प्लस 1, और जो आपके पास bn होगा वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c2 ft अपॉन में t माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1। जैसे bn में आपके पास यहाँ पर जो नीचे जो t माइनस a की पावर जो होगी वो माइनस n प्लस 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हो bn में यहाँ पर पावर माइनस n है तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको फर्स्ट सीरीज, एक फर्स्ट तो आपके पास सीरीज हो गई जो कि लॉरेंट सीरीज होती है, देन इसके कोफिशिएंट्स जो है ये आपको याद रखने हैं। तो ये अच्छे तरीके से जो है वो आपको याद करने, आप बार बार लिख के देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के टाइप्स करवाऊंगी, और वहां से जो है वो हम कैसे एक तो सीधा क्वेश्चन करेंगे और सेकंड हम इस लॉरेंट सीरीज से किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर रिमार्क में मैंने लिख रखा है, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको लॉरेंट सीरीज करवाई, उसमें समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a की पावर n जो होती है ये आपके पास जनरल पार्ट होता है। आपको याद रखना है ये जनरल पार्ट होता है, और जो आपके पास नेगेटिव वाली टर्म्स होती है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इसकी डेफिनेशन आपको समझनी है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या कहती है। तो देखिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या है कि अ पॉइंट z इक्वल्स टू में z0 इज सेड टू बी रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, कि एक पॉइंट z इक्वल्स टू z0 को हम रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव टर्म ना आए। जैसे हमने सीरीज ली, जैसे सीरीज को हम कैसे यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लॉरेंट सीरीज हमने यहाँ पर पढ़ा, एक आपका यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स का है और एक नेगेटिव टर्म्स का है। तो जैसे हमने साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया, इनकी सीरीज हम लेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर जैसे साइन सीरीज, अगर आपके पास कोई फंक्शन साइन जेड दे रखा है तो फंक्शन आपका जेड में होगा, तो वहां पर अगर जेड की नेगेटिव पावर्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो जो सिंगुलैरिटी है वो आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, क्योंकि नेगेटिव पावर्स नहीं आ रही। नेगेटिव पावर्स को आप प्रिंसिपल पार्ट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जो नेगेटिव पावर्स हैं जेड की, क्योंकि जेड माइनस ए यहाँ पर ए आपका सेंटर है, तो जेड माइनस ए की पावर जब हम माइनस एन करते हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पर। तो जेड की नेगेटिव टर्म्स को हम प्रिंसिपल पार्ट बोलेंगे और जो पॉजिटिव टर्म्स है उसको हम जनरल पार्ट बोलेंगे। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है और उस फंक्शन में अगर आपके पास प्रिंसिपल पार्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी अगर आपके पास नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है एफ जेड फंक्शन में, तो वो आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। क्लियर है। इन अदर वर्ड्स में आपके पास जो डेफिनेशन है ये आपकी लिमिट पर होगी। लिमिट पर कैसे होगी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट z इक्वल्स टू में z0 है, वो अगर आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, देन इस सिंगुलर पॉइंट को हम रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी लिमिट निकालेंगे z टेंड्स टू z0 fz। अगर वो आपके पास एग्जिस्ट हो जाए और कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, कि लिमिट जैसे हम निकालेंगे अगर आपके पास एग्जिस्ट हो जाए और कोई फाइनाइट वैल्यू अगर आंसर में आ जाए, देन आपके पास जो z इक्वल्स टू z0 जो सिंगुलर पॉइंट आया है वो आपका रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। मान लीजिए मैंने एफ जेड फंक्शन लिया जो कि है आपका साइन जेड अपॉन में जेड। क्लियर है। मैंने आपको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की दो डेफिनेशन करवाई। फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव टर्म आपकी एग्जिस्ट ही ना करें, क्लियर है, कि अगर आपके पास नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट ही ना करे तो वहां पर आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। सेकंड डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जब हम लिमिट निकालेंगे z टेंड्स टू z0 f z, वो अगर आपका कोई फाइनाइट वैल्यू आंसर में दे दे,
फर्स्टली तो एग्जिस्ट होनी चाहिए और सेकंड आपके पास फाइनाइट जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। जैसे 1 2 3 कोई भी फाइनाइट नंबर अगर आंसर में आ रहा है तो वहां पर आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। क्लियर है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया एफ जेड फंक्शन, मैंने यहाँ पर लिया साइन जेड अपॉन में जेड। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा कि इसमें बताओ कि किस टाइप की सिंगुलैरिटी होगी। ऑप्शन में आपको रिमूवेबल दे दिया जाएगा, पोल दे दिया जाएगा, एसेंशियल दे दिया जाएगा। तो वहां पर आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। तो सबसे पहले हमें ये जेड नॉट पॉइंट जो है वो फाइंड करना है कि जेड नॉट पॉइंट क्या है। तो आपको क्या करना है, ये जेड नॉट पॉइंट निकालने के लिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इसको ये निकालने के लिए कि फंक्शन आपका कहाँ पर नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर को 0 रखना है। तो मैं यहाँ पर z को 0 रखूंगी तो यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है तो z की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। इसका मतलब z नॉट यहाँ पर क्या है, 0 है। यानी कि जब हम z की वैल्यू 0 रखेंगे तो फंक्शन जो है ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो एफ जेड फंक्शन है आपका साइन जेड अपॉन में जेड। तो मैं यहाँ पर फर्स्टली जो है वो लिमिट निकाल कर आपको बता रही हूँ। तो जब मैं लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन जेड अपॉन में जेड करूंगी तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है लिमिट में कि ये जो है वो आपको आंसर 1 देता है। कि ये जो है वो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू जो है वो 1 देगा, यानी कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई और फाइनाइट वैल्यू भी आ रही है। इसका मतलब ये एफ जेड फंक्शन जो है ये आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 जो है ये आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। क्लियर है। देन हम यहाँ पर लोरेंट सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हमें एफ जेड फंक्शन दे रखा है साइन जेड अपॉन में जेड। अब देखिए यहां पर मैं इसको लिख सकती हूँ 1/z। अब साइन जेड की मैं सीरीज लिखनी है, सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो साइन जेड की जो सीरीज होती है वो होती है x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और जो साइन है वो आपके अल्टरनेट चलते हैं। फिर प्लस माइनस में आएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में आएगा x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा माइनस में x की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल। यानी कि आपके पास जो पावर है वो ओड में चलती है 1 3 5 7, और साइन जो है वो आपके अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपकी सीरीज जो है वो बनती जाएगी। अब जो ये अपॉन में z है, सॉरी यहाँ पर क्योंकि फंक्शन z का है तो हम यहाँ पर जो है वो z लेके चलेंगे। क्लियर है। तो ये जो है वो आपकी सीरीज होगी कि z की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस z की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस में z की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अब मैं 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस में z की पावर 3 है तो यहाँ पर अपॉन में z होगा, तो यहाँ पर z की पावर 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर z की पावर 4 बचेगी अपॉन में 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर माइनस में z की पावर 6 बचेगी अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो आपकी सीरीज बन के आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में कहीं पर भी z नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोरेंट सीरीज की अगर हम बात करें तो वहां पर अब क्योंकि z माइनस a की पावर वहां पर माइनस n थी bn के कॉन्सेप्ट में, तो वहां पर आपके पास माइनस n था। इसका मतलब यहाँ पर क्या, bn अपॉन में z माइनस a की पावर n, यानी कि अपॉन में z जो है वो यहाँ पर नहीं आया। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स इसके अंदर नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी प्रिंसिपल पार्ट यहाँ पर नहीं है। सारा ही आपका जनरल पार्ट आपको गिवन है, यानी कि पॉजिटिव टर्म्स आपकी यहाँ पर z में है। तो इसका मतलब ये आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की 2 डेफिनेशन बनती है। फर्स्ट आपके पास जो है प्रिंसिपल पार्ट जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स अगर आपकी सीरीज के अंदर हैं, जैसे यहाँ पर z की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसका मतलब ये आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। सेकंड हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए और आपकी कोई भी फाइनाइट वैल्यू आंसर में आनी चाहिए, तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है पोल की। तो देखिए पोल की डेफिनेशन क्या कहती है कि अ पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट is said to be pole isolated singular point if there exist finite number of terms in principal part of fz। जैसे हमने रिमूवेबल सिंगुलैरिटी किया उसके अंदर आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके पास नेगेटिव टर्म्स थे, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट बोल सकते हो या फिर आप नेगेटिव टर्म्स बोल सकते हो z की। तो अगर आपके पास कोई भी प्रिंसिपल पार्ट या फिर आपके पास कोई भी नेगेटिव टर्म्स सीरीज के अंदर नहीं थे तो वो आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी। लेकिन अब अगर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी नेगेटिव आ रही है सीरीज के अंदर, तो वहां पर आपके पास पोल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनेगी। क्लियर है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले लिमिट के कॉन्सेप्ट से आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट है, उसको हम पोल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। अगर आप लिमिट निकालो वो एग्जिस्ट तो कर जाए लेकिन आंसर आपका इनफाइनाइट आए।
तो वो आपके पास पोल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब आपके पास इफ m इक्वल्स टू में 1, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास यहाँ पर जो लोरेंट सीरीज होती है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, bm मल्टीप्लाई में होता है और z माइनस में a की पावर माइनस n। ठीक है, जैसे हमने bn यहाँ पर m ही आएगा क्योंकि वहां पर मैंने जैसे an bn लिया था। तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये आपका मैं प्रिंसिपल पार्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर z माइनस ए की पावर माइनस m किया, अब जैसे ये z माइनस ए है इसकी पावर माइनस m है, तो अगर यहाँ पर पावर 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर हम अपोन में लेके चलेंगे तो bm अपोन में z माइनस ए की पावर m होगा। क्लियर है। अब अगर ये m आपका 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसका मतलब देन इट इज नोन एज सिंपल पोल, ये आपका सिंपल पोल कहलाएगा। और यहाँ पर m इक्वल्स टू 1 पोल में क्यों कहा गया, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपोन में z आ रहा है इसका मतलब आपका वो पोल बनेगा। और अगर z माइनस ए की पावर या सीधा अगर आपको z फंक्शन में दे रखा है, z की पावर अगर 1 बन रही है तो वो आपका सिंपल पोल बनेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन समझ रहे हैं पोल की। तो पोल की डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट या कि नेगेटिव पावर ऑफ z की जो नेगेटिव पावर, इसको मैं z की पावर माइनस m से डिनोट कर रही हूँ। जैसे हम लोरेंट सीरीज करते हैं उसके अंदर समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, फर्स्ट होता है समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस में a की पावर n, यहाँ पर हम m ले लेते हैं, फिर प्लस में होता है समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bm z माइनस a की पावर माइनस m। ये आपका जनरल पार्ट होता है और ये आपका प्रिंसिपल पार्ट होता है। रिमूवेबल में हमने किया कि प्रिंसिपल पार्ट आपका कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ जनरल पार्ट हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स हो z की, तो वो आपका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ फाइनाइट टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, z की कुछ नेगेटिव पावर्स आ रही हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं, तो वो आपका पोल बनाता है। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन आपकी यही बन गई कि अगर आपके पास प्रिंसिपल पार्ट में यानी कि कुछ प्रिंसिपल पार्ट आपका आ रहा है लेकिन फाइनाइट टर्म्स ही होनी चाहिए, आप उनको गिन सको कि ये आपके पास 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, इस तरीके से nth टर्म तक हम ये लेके चलते हैं कि आपकी फाइनाइट होती है। nth टर्म्स तक अगर आपके पास z की नेगेटिव पावर्स आ रही है तो वहां पर आपका पोल बनता है। सेकंड, मैंने आपको यहाँ पर लिमिट से करवाया कि अगर आप लिमिट चेक करो z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड, वो आपका एग्जिस्ट तो कर देना चाहिए लेकिन वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आनी चाहिए। क्लियर है। तो वहां पर आपका पोल बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने एफ जेड फंक्शन ले लिया साइन जेड अपॉन में जेड स्क्वायर। क्लियर है, मैंने ये फंक्शन ले लिया साइन जेड अपॉन में जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट जो लोरेंट सीरीज से अगर मैं करवाऊं तो देखिए इसको मैं खोलूंगी तो 1 अपॉन में जेड स्क्वायर, साइन जेड की सीरीज होगी आपकी जेड की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस में जेड की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये सीरीज जो है वो आपकी चलती रहेगी। अब 1 अपॉन जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो यहाँ पर देखिए जेड अपॉन में जेड स्क्वायर आएगा तो ये आपका 1 अपॉन जेड बचेगा, फिर माइनस में यहाँ पर जेड अपॉन में 3 फैक्टोरियल बचेगा प्लस में यहाँ पर जेड की पावर 3 अपॉन में 5 फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि z की पावर जो है यानी कि डिनोमिनेटर में आपका z आ रहा है, इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल पार्ट है। क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है, क्योंकि एक टर्म आपकी z की नेगेटिव पावर आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऊपर लेके जाऊंगी तो z की पावर -1 बनेगा। तो एक फाइनाइट टर्म जो है वो आपकी प्रिंसिपल पार्ट आ रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि z की नेगेटिव पावर्स में ये आपकी सीरीज बन रही है, तो ये आपका पोल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बता दिया। सेकंड, हम लिमिट की बात करें तो लिमिट भी आपकी इसी तरीके से चेक होगी। हम क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू, अब पहले आपको z नॉट वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको डिनोमिनेटर 0 रखना होता है, तो z इज इक्वल्स टू में आपके पास 0 आ जाएगा। तो लिमिट z टेंड्स टू में 0 साइन z अपॉन में z स्क्वायर, ये आप यहाँ पर करोगे। देन यहाँ पर आप सेम ही आप इस तरीके से इसको सोल्व करोगे। आप यहाँ पर इसकी सीरीज खोलोगे तो ये आपके पास ये सेम सीरीज बनेगा। इस पर आप लिमिट z टेंड्स टू 0 लगाओगे तो आपको पता है कि जब आप 1 अपॉन में z यानी कि 1 अपॉन में 0 जब आप करोगे तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो कर गई लेकिन आपके पास आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये आपका पोल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनेगा। तो आप लोरेंट सीरीज से करो या फिर आप लिमिट लगाकर करो, आपका क्वेश्चन जो है वो सेम आंसर देगा।
क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। पर नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी क्या कहती है कि अ पॉइंट z इक्वल्स टू में z नॉट इज सेड टू बी एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड। यहाँ पर क्या है कि आपके पास z की जो नेगेटिव टर्म्स है वो अगर इनफाइनाइट आ जाए तो वहां पर आपके पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनता है। रिमूवेबल में कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं था। पोल में आपके पास कुछ फाइनाइट टर्म्स अगर नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं जेड की तो वहां पर आपके पास पोल बनता था। और अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो वहां पर आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगा। क्लियर है। इन अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन आपकी लिमिट से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास z इक्वल्स टू z नॉट पॉइंट को हम एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे। अगर हम लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड चेक करें तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें। अगर लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वहां पर आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है कि इफ एफ जेड इज इक्वल्स टू ई रेज द पावर 1 बाई जेड। जब आप इसका एक्सपेंशन ओपन करोगे तो 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर जेड की सारी ही नेगेटिव पावर्स हैं और इनफाइनाइट तक जा रही हैं। ये आगे तक जो पावर्स है वो चलती रहेगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास नेगेटिव पावर ऑफ जेड है। तो यहाँ पर आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। क्लियर है। तो ये आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है। मैंने आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में 3 टाइप्स करवाए हैं, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। होप्स हो कि आपको ये तीनों जो टाइप्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा। क्लियर है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट करवाया, इससे पहले मैंने आपको जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड का कॉन्सेप्ट करवाया था। उसमें आपका एक नोट बनता है। वो नोट क्या कहता है देखिए, तो देखिए जीरोज ऑफ एफ जेड फंक्शन मैंने आपको करवाया, इसमें एक नोट है। तो देखिए ये नोट क्या कहता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड, की जो आपके पास जीरोज ऑफ एफ जेड जो होता है उसकी जब आप लिमिट पॉइंट निकालोगे वो आपके पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझोगे। जैसे मैंने एफ जेड फंक्शन लिया साइन 1 बाई जेड। अब देखिए साइन 1 बाई जेड जो है, आप इसका पहले जीरोज निकालो। तो जब आप इसका जीरोज निकालोगे तो आप जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हो, एफ जेड फंक्शन को जीरो पुट करके। अब देखिए यहाँ पर मैं एफ जेड फंक्शन को जीरो पुट करूंगी तो साइन 1 बाई जेड इक्वल्स टू जीरो होगा। साइन फंक्शन आपका जीरो के इक्वल कब होता है, जब एंगल आपका जो साइन का जो एंगल होता है वो एन पाई के इक्वल होगा, यानी कि 1 बाई जेड जो है वो एन पाई के इक्वल होगा, जहां पर एन आपका बिलोंग करेगा इंटीजर्स में। और यहाँ पर हम जीरो को रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीरो ले लिया तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर जीरो को रिमूव करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट जीरो आपके पास सारे इंटीजर्स होंगे, यानी कि z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n पाई। अब ये तो हमने जीरोज निकाल लिया। अब इस जीरोज का आप लिमिट पॉइंट चेक करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। जैसे आप n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करवाओगे तो आपके पास z की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में n पाई, क्योंकि n को जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये आपको वैल्यू जो है वो जीरो देगा। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू जीरो जो होगा वो आपके पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। तो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, कॉन्सेप्ट आपने इस नोट का यूज किया। आपने जीरोज ऑफ एफ जेड फंक्शन का लिमिट पॉइंट निकाला। तो यहाँ पर जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड आपके पास क्या आया था, 1 बाई एन पाई आया था। इसको आपने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में n पाई किया, आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट हो गई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई, ये जीरो जो वैल्यू आई, ये आपका एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पहले करवा दी, लेकिन ये नोट आपको याद रखना है। नोट क्या कह रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑफ एफ जेड, कि जो पोल ऑफ एफ जेड का जो लिमिट पॉइंट होता है वहां पर आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनती है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑफ एफ जेड इज एन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और अगर आप लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन एफ जेड की बात करोगे तो वहां पर एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। क्लियर है। तो ये दोनों नोट जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद रखने हैं। तो ये हमारा सिंगुलैरिटी का चैप्टर था। मैंने आपको सिंगुलैरिटी का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आपको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी पर बेस्ड MCQ वीडियो आएगी, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैं आपको करवा दूंगी, ताकि ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको करवाया ये आपको और अच्छे तरीके से कवर हो जाए। क्लियर है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।